हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाओं के बारे में। और एक घटना चक्र की बुक है। इसकी पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल में मिल जाएगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अब यहाँ देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो बताएंगे हम लोग लुम्बिनी में हुआ था। और कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पे है? यह प्रेजेंट टाइम में पड़ता है नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान तथा माता माया देवी कोली गणराज कोली वंश की कन्या थी। अब देखो पेपर में यह भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि बुद्ध जो थे वो कौन से मतलब वंश से संबंधित थे, तो बताएंगे हम लोग शाक्य गण से। किससे? शाक्य गण से। और उनकी माता किससे संबंधित थी? माता संबंधित थी कोली गणराज से, या फिर कोली वंश से संबंधित इनकी जो माता थी। और उनकी माता का नाम क्या था? माया देवी। क्या नाम था माता का? नाम माया देवी। और इनका जो है पालन पोषण किया था किन्हें? इनका पालन पोषण किया था बुद्ध का गौतमी ने। किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने। ये भी नोट करना है, प्रजापति गौतमी ने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध के बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महानिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। अब देखो पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो बताएंगे सिद्धार्थ नाम था। और उसके बाद कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था? 29 वर्ष की अवस्था में। और इनका जो घर को त्यागने की जो घटना है उसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मौर्य वंशी शासक अशोक के ऋग्वेदेय अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था बुद्ध का जन्म? लुम्बिनी में हुआ था। और ये कहाँ से जो सूचना मिलती है? मिलती है ऋग्वेदेय अभिलेख से। किससे? ऋग्वेदेय अभिलेख से मिलती है। और किसके द्वारा बनाया गया था? ये अशोक का। किसका? अशोक का ऋग्वेदेय अभिलेख से बुद्ध के जन्म की जो सूचना प्राप्त होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला उपदेश कहाँ दिया, तो बताएंगे हम लोग सारनाथ में दिया। और वहीं अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं, तो बताएंगे हम लोग श्रावस्ती में दिए हैं। कहाँ पे दिए हैं? श्रावस्ती में दिए हैं। और जो पहली बार जब उपदेश दिया गौतम बुद्ध ने, तो उसे बोला गया धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या बोला गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। या फिर घुमा के क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि किस मुद्रा में दिया था। किस मुद्रा में दिया था, तो हम लोग बताएंगे धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस मुद्रा में दिया था, तो बताएंगे हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया था। कहाँ पर त्यागा था? कुशीनारा। यहाँ पे कुशीनगर लिख लीजिए। यहाँ पे कहाँ पे? कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व। और कितने वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में। और किसने? और उसके बाद बौद्ध ग्रंथों में से महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा गया? जो बुद्ध के जो मृत्यु की घटना हुई उसे बोला गया महापरिनिर्वाण। उसके बाद 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था? ये भी नोट कर लीजिए, गया में प्राप्त हुआ था। कहाँ पे? गया में। और कब प्राप्त हुआ था? वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के वृक्ष के नीचे। किसके नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। और कितने वर्षों की तपस्या की? 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में। 35 वर्ष की आयु में। और उसके बाद एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, कौन सी नदी के किनारे प्राप्त हुआ था, तो बताएंगे हम लोग फाल्गु नदी के किनारे। किसके नदी किनारे? फाल्गु नदी के किनारे। या फिर इसे ही बोला जाता है निरंजना नदी। क्या बोलते हैं? निरंजना नदी। ये भी नोट कर लीजिए, कौन सी नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? निरंजना नदी या फिर फाल्गु नदी किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञान प्राप्ति के बाद यह बुद्ध कहलाए।
पहले इनका नाम क्या था? पहले इनका नाम था सिद्धार्थ, लेकिन जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इन्हें क्या हुआ? बुद्ध कहा जाने लगा। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे। कहाँ पे? सबसे अधिक शिष्य हुए कौशल राज्य में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासन काल में कौशाम्बी आए थे। महात्मा बुद्ध किसके शासन में काल में कौशाम्बी आए थे? तो बताएंगे हम लोग उदयन के शासन काल में। प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। कहाँ पे हुई? राजगृह में हुई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे हुई? राजगृह में हुई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अजात शत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक थे। किसके समकालीन थे? अजात शत्रु जो थे महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक थे। उसके बाद प्रथम बौद्ध संगत की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। किसने की थी? प्रथम बौद्ध संगत की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक जो शिशुनाग वंश का था के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया था। अब देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन बनेंगे। देखो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो बताएंगे हम लोग कालाशोक के शासनकाल में। और कालाशोक किस वंश का था? बताएंगे शिशुनाग वंश का था। और जो द्वितीय बौद्ध संगति थी वो कहाँ पे हुई थी? तो बताएंगे हम लोग वैशाली में हुई थी। और बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उनके कितने वर्षों बाद हुई? तो बताएंगे हम लोग 100 वर्ष बाद हुई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, तृतीय बौद्ध संगति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई तृतीय बौद्ध संगति। और किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में। उसके बाद मोंगलीपुत्र तीस तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। जो तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई उसके अध्यक्ष कौन थे? मोंगलीपुत्र तीस। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई थी। और जो कनिष्क था वो किस वंश का शासक था? ये था कुषाण वंश का। किस वंश का? कुषाण वंश का शासक था। और 78 ईसा पूर्व इसने ही शक संवत की शुरुआत की थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की। चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई 4 नंबर की, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। और उपाध्यक्षता किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। उसके बाद देवदत्त जो था बुद्ध का चचेरा भाई था। कौन था? देवदत्त जो था बुद्ध का चचेरा भाई था। उसके बाद देखो यहाँ पे बौद्ध सभाएं दी गई हैं। यहाँ पे बौद्ध सभाएं यहाँ पे दी गई हैं। जो 4 बौद्ध सभाएं थी उनके बारे में विस्तृत दिया गया है। देखो प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? 483 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुई? राजगृह में हुई। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। और किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। और इसके बाद अगला है द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई? 383 ईसा पूर्व हुई। कहाँ पे हुई? वैशाली में हुई। और अध्यक्ष कौन थे? साबाकामी। और इसके किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में। उसके बाद अगला है तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 247 ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्र में हुई। अध्यक्ष कौन था? मोंगलीपुत्र तीस था। और किसके शासनकाल में हुई? अशोक के शासनकाल में। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी? ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई। कहाँ पे हुई? कुंडलवन में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, देवदत्त जो बुद्ध का चचेरा भाई था पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों को उपदेश दिया वे इस प्रकार हैं। पहला दुख, उसके बाद है दुख समुदाय, फिर है दुख निरोध, और उसके बाद है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो 4 उपदेश 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया बुद्ध ने। वो कौन कौन से थे? पहला था दुख, उसके बाद दूसरा था दुख समुदाय, तीसरा था दुख निरोध, और चौथा था दुख निरोधा गामिनी प्रतिपदा। और यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दिए गए हैं बुद्ध के जीवन से संबंध प्रतीक। यहाँ पे देखो घटना दिया गया है और यहाँ पे प्रतीक दिया है। बुद्ध के जन्म की जो घटना थी उसको किससे हम लोग, उसका प्रतीक क्या था? जो जन्म था उसका प्रतीक था कमल व सांड। उसके बाद महानिष्क्रमण जो गृह त्याग की घटना थी जिसे महानिष्क्रमण बोला गया, उसका प्रतीक क्या था? उसका प्रतीक था घोड़ा। उसके बाद निर्वाण, निर्वाण का प्रतीक क्या था? पीपल बोधि वृक्ष। उसके बाद महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या था? स्तूप। तो ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। ये सारे पॉइंट क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। कौन से सिद्धांत में? कर्म सिद्धांत में महात्मा बुद्ध विश्वास करते थे। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा
कि जो है महात्मा बुद्ध ने किसके कहने पर अपने संघ में स्त्रियों को प्रवेश किया था, स्वीकार किया था, स्त्रियों को मतलब प्रवेश करने की अनुमति दी थी? तो बताएंगे हम लोग आनंद के कहने पर। आनंद कौन था? उनका शिष्य था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। कौन थी शामिल होने वाली प्रथम स्त्री? महाप्रजापति गौतमी थी। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। अब ये त्रिपिटक कौन कौन से हैं? पहला है विनय पिटक, जिसमें मिलता है संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं। बुद्ध के संघ संबंधी जो नियम थे और आचार की शिक्षाएं जो थी वो मिलती है किसमें? विनय पिटक में। उसके बाद सुत्त पिटक, सुत्त पिटक में मिलते हैं धार्मिक सिद्धांतों के बारे में जानकारी। किसके बारे में? धार्मिक सिद्धांतों के बारे में जानकारी मिलती है सुत्त पिटक में। उसके बाद दार्शनिक सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलती है अभिधम पिटक में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। क्या है? थेरी गाथा क्या है? बौद्ध साहित्य है। इसमें 32 बौद्ध कवित्रों की कविताएं संकलित हैं। और इसमें क्या संकलित है? 32 बौद्ध कवित्रों की कविताएं संकलित हैं। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित विश्व शांति स्तूप, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति स्तूप है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति स्तूप कहाँ पे स्थित है? बताएंगे हम लोग बिहार में। बिहार में कहाँ पे स्थित है? राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर में। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो है विश्व शांति स्तूप कहाँ पे? बताएंगे हम लोग राजगीर में। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला स्तूप कौन सा है? तो बताएंगे हम लोग शांति स्तूप। क्या बताएंगे? शांति स्तूप। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। भरहुत और सांची के स्तूप की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। किस उनके शासनकाल में हुआ था? सातवाहन के जो शासक थे उन्हीं के शासनकाल में हुआ था अमरावती स्तूप का निर्माण। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। क्या थी राजधानी? सातवाहनों की राजधानी थी प्रतिष्ठान या फिर पैठन थी। इनकी प्रारंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। और इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? अमरावती मानी जाती है। लेकिन अगर पूछा जाए पेपर में कि इनकी राजधानी क्या थी तो बताएंगे हम लोग प्रतिष्ठान। अगर पूछ लिया जाए कि प्रारंभिक राजधानी क्या मानी जाती है तो बताएंगे हम लोग अमरावती। उसके बाद महास्तूप का निर्माण अशोक के समय में ईंटों की सहायता से हुआ था, जिसके चारों ओर काष्ठ की वेदिका बनी थी। महास्तूप का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में। और किस चीज़ से हुआ था? ईंटों की सहायता से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शुंग काल में उसे फाड़ पट्टिकाओं से जड़ा गया तथा वेदिका भी पत्थर की ही बनाई गई। क्या होता है? जो अभी यहाँ देखो ये पॉइंट दिया गया है, जो महास्तूप का निर्माण अशोक के समय में ईंटों की सहायता से हुआ था, जिसके चारों ओर काष्ठ की वेदिका बनी थी। उसके बाद इसी को शुंग काल में उसे पाषाण पट्टिकाओं से जड़ा गया तथा वेदिका भी पत्थर की ही बनाई गई। यहाँ पर देखो जो वेदिका बनी थी अशोक के शासनकाल में तो किसकी थी? काष्ठ की थी। उसके बाद शुंग काल में किसकी बनाई गई? पत्थर की वेदिका बना दी गई। उसके बाद अगला पॉइंट है सातवाहन युग में वेदिका के चारों दिशाओं में 4 तोरण लगा दिए गए। सातवाहन युग में क्या हुआ? जो वेदिका थी उसके चारों दिशाओं में 4 तोरण लगा दिए गए। उसके बाद बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया। किसको? क्षणिकवाद को बौद्ध दर्शन में मान्यता दी गई है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखो है गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। अब पूछ लिया जाए पेपर में कि एशिया के ज्योतिपुंज किसे कहते हैं तो बताएंगे हम लोग गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। यह लंदन में 1879 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अब देखो यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेंगे। एक तो क्वेश्चन यही बनेगा कि जो लाइट ऑफ एशिया पुस्तक है उसके राइटर कौन है तो बताएंगे हम लोग एडविन अर्नाल्ड। कौन है? एडविन अर्नाल्ड। और अगर यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि जो लाइट ऑफ एशिया में किसके बारे में वर्णन किया गया है, किसके बारे में बताया गया है तो बताएंगे हम लोग गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में। किसके बारे में? गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में लाइट ऑफ एशिया पुस्तक में बताया गया है। और एक कब प्रकाशित हुई थी? 1879 में। और कहाँ पे हुई थी? लंदन में हुई थी। उसके बाद लाइट ऑफ एशिया पुस्तक
ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। किसके विस्तार पर? ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ था। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो गांधार शैली और मथुरा कला शैली का गांधार शैली और मथुरा कला शैली का विकास किस काल में हुआ, तो बताएंगे हम लोग कुषाण काल में। कहाँ पे हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? जो सारनाथ में बुद्ध की मूर्ति है वो संबंधित है गुप्त काल से। किससे? गुप्त काल से संबंधित है। और किस मुद्रा में? भूमि स्पर्श मुद्रा में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय में वर्णित खोडस महाजनपदों में से मल्ल एक महाजनपद था। यहाँ पे बताया जो अगंतुर निकाय है वो जो 16 महाजनपद थे। अब पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 16 महाजनपद थे उसका वर्णन सबसे पहले किसमें किया गया है, तो बताएंगे हम लोग अगंतुर निकाय में। किसमें? अगंतुर निकाय में। उसके बाद बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों में से मल्ल एक महाजनपद था। मल्ल क्या था? मल्ल भी महाजनपद था। उसके बाद नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था, उसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती थी। किसकी? नागार्जुन की तुलना किससे की गई है? मार्टिन लूथर से। और ये किसके दरबार में था? कनिष्क के दरबार में। और देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया कि नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे, तो हम लोग बताएंगे कनिष्क के दरबार में। और इसकी तुलना किससे की जाती है, तो बताएंगे हम लोग मार्टिन लूथर से। उसके बाद कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष, चरक भी थे। अब देखो पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि चरक जो थे किसके दरबार में थे, तो बताएंगे हम लोग कनिष्क के दरबार में। या फिर पूछ लीजिए वसुमित्र या फिर अश्वघोष किसके दरबार में थे, तो बताएंगे हम लोग कनिष्क के दरबार में। उसके बाद ह्वेनसांग ने अश्वघोष, नागार्जुन, कुमारजीव एवं देव को संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियाँ कहा है। किसको किसको 4 मार्गदर्शक शक्तियाँ कहा है ह्वेनसांग ने कहा है अश्वघोष, नागार्जुन, कुमारजीव एवं देव को संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियाँ कहा है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा है, नेक्स्ट पार्ट है जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाओं के बारे में। ये पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।